Hello dear students, this is Dr. Vaishali Jain, your English teacher, and again I am here to discuss the poem which is prescribed in your 10th class book First Flight entitled Fire and Ice, which is composed by a well-known and great American poet Robert Frost. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फायर एंड आइस पोम का ब्रीफ ओवरव्यू प्लस सिंबलाइजेशन प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है zigzag तरीके से, बट अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वी कैन वेरी इजीली अटेम्प्ट एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, राइट। देन वर्ड मीनिंग्स, then we are going to cover up the detailed and line by line explanation of the poem along with analysis. And finally, we will be focusing on poetic devices including rhyming scheme along with figures of speech. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फायर एंड आइस पोम का एक ब्रीफ ओवरव्यू। ये एक शॉर्ट पोम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक ग्रेट अमेरिकन पोइट, ने लिखी है और इसमें फ्रॉस्ट ने दुनिया के एंड को डिस्कस किया है और द एलिमेंटल फोर्स ऑफ फायर, जो फायर का फोर्स, एलिमेंटल फोर्स है, उसको डिज़ायर के साथ और आइस को हेट, घृणा के इमोशन के साथ कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले ये पोम पब्लिश हुई थी 1920 में हार्पर्स मैगज़ीन में और इसके बाद 1923 में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक थी न्यू हेम्सफेयर, उसको पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था, तो ये बाद में उसमें भी पब्लिश हुई थी। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स दैट फायर एंड आइस पोम इज़ वन ऑफ द फ्रॉस्ट बेस्ट नोन एंड मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोम्स। मतलब जितनी भी पोम्स आज तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पब्लिश हुई हैं उसमें फायर एंड आइस पोम सबसे बेस्ट पोम्स में से एक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, NCERT फर्स्ट फ्लाइट बुक में थिंकिंग अबाउट द पोम का जो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हियर आर सम आइडियाज़। मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट ने फायर एंड आइस जो टू एलिमेंट्स और फैक्टर्स बताए हैं जिनके ऊपर ये पूरी पोम बेस्ड है, वो कौन कौन से ह्यूमन इमोशंस को सिंबलाइज करते हैं। सो लेट्स हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिंबलाइजेशन विच इज़ यूज्ड इन दिस पोम। सो हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फायर एंड आइस। फायर कौन कौन से ह्यूमन इमोशंस को सिंबलाइज करता है, एंड दे आर ग्रीड, एवरिस मीन्स लोभ, लालच, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी एंड डिज़ायर, राइट। नाउ आइज, आइज हमारे कौन कौन से ह्यूमन इमोशंस को सिंबलाइज करता है, एंड दैट इज क्रुएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। अधिकतर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ह्यूमन इमोशन कौन से फैक्टर को सिंबलाइज करता है, लाइक फायर एंड आइज, बट आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू यू वेरी ट्रांसपेरेंटली। Now let's go through the poem line by line. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. एक बार हम इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और वांटिंग टू हैव समथिंग और विशिंग समथिंग फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब किसी भी चीज़ की इच्छा करना। फेवर मीन्स अप्रूवल और सपोर्ट, मतलब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी इंसान को या किसी ओपिनियन को। पैरिश मतलब डाई, डेथ, और सफाइस मतलब बी सफिशिएंट, किसी भी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का पर्याप्त होना। नाउ लेट्स फोकस ओवर द पोम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन डिटेल विद एनालिसिस। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज कि कहते हैं कि दो ग्रुप, हम मान सकते हैं कि दो ग्रुप हैं यहाँ पर, और एक ग्रुप कहता है कि इस दुनिया का अंत जो होगा
वो फायर से होगा, बट दूसरा ग्रुप कहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो इस ओपिनियन का है कि जो दुनिया का अंत होगा वो आइस की वजह से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ फायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि वन ग्रुप इज ऑफ द ओपिनियन दैट समडे द अर्थ's कोर विल गेट सो हीटेड अप दैट इट would lead to fire destroying the earth's surface। कि एक ग्रुप के लोग कहते हैं कि दुनिया का जब अंत होगा तो अर्थ की सरफेस जो है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि वो इतना हीट अप हो जाएगी कि सब कुछ जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट जो दूसरे ग्रुप के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on earth impossible, it would have the same कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट। मीन्स दूसरे ग्रुप के लोग कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर है धरती का वो इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा कि कोई भी जीवन धरती पर पॉसिबल नहीं होगा, और तब भी हर चीज़ का कैटेस्ट्रॉफिक एंड, एक डिज़ास्ट्रस एंड, एक बहुत विनाशपूर्ण अंत हो जाएगा। सो इट मीन्स कि पोइट कहते हैं कि टू एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, टू फैक्टर्स हैं, डिज़ायर एंड फायर, मीन्स फायर एंड आइस। तो दोनों ही फैक्टर्स दुनिया का अंत करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, नाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज कि अगर दुनिया का अंत 2 बार होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोइट कहते हैं कि जो हेट वाला एलिमेंट है, जो आइज वाला एलिमेंट है, वो भी अपने आप में पूर्ण सक्षम है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस, कि वो भी अपने आप में पूर्ण सक्षम है कि सब कुछ अंत हो जाए। एंड द पोइट देन कंपेयर्स आइज एंड फायर विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अब यहाँ पर कवि, जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो फायर एंड आइस की जो 2 फैक्टर्स हैं, दोनों ही अपने आप में पूरे पावरफुल हैं, वो उनकी तुलना एक ह्यूमन इमोशन से करते हैं, वो दैट इज़ डिज़ायर एंड हेट्रेड। मीन्स फायर को कंपेयर करते हैं डिज़ायर से एंड आइस को कंपेयर करते हैं हेट्रेड से। और फ्रॉस्ट कहते हैं that from what he is aware about fiery desires, he would favor the one who say that it would be fire। means वो उनके पक्ष में भी हैं जो कहते हैं कि फायर दुनिया का अंत करने में सक्षम है, बट आइस भी इक्वली कैपेबल है दुनिया का अंत करने के लिए। And by saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them and the consequence of unmonitored longing is chaos। Means जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट हैं वो कहते हैं कि अगर हमने ह्यूमन बींग्स ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं किया, देन जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हमें ओवर पावर कर लेंगी और हमारी फीलिंग्स ही हमारा एक कैटेस्ट्रॉफिक एंड लाने के लिए, एक बहुत ही विनाशपूर्ण एंड लाने में पूर्ण रूप से सक्षम सिद्ध होंगी। सो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फायर से जो दुनिया का अंत होगा वो बहुत ही क्विक होगा, रैपिड होगा, बट आइस भी फायर की तरह दुनिया का अंत करने में सक्षम है। बट डिफरेंस इतना है कि स्लो एंड स्टीडी, जो आइस की वजह से दुनिया का अंत होगा वो स्लो एंड स्टीडी होगा, क्योंकि सब कुछ इतना कोल्ड हो जाएगा। और अगर हम इसका सिंबॉलिकल मीनिंग देखें तो वो ये है कि दुनिया में जो एक दूसरे के लिए हेट्रेड है, ब्रदरहुड की फीलिंग नहीं है, उस जेलेसी, उस हेट्रेड की वजह से सब एक दूसरे के प्रति इंडिफरेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाएंगे, और इस तरह से कनेक्शन ख़त्म होता जाएगा और दुनिया का अंत हो जाएगा एक दिन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द राइमिंग स्कीम which is ABA, ABC, BCB. So my dear students, let me clear this also, that we know that this is a short poem only of single stanza consisting of 8 lines. This is the structure, and number 2 assonance is there. हमें पता है कि assonance is the repetition of the vowel sound in same line,
and the repetition is at different places in different words. For example, the long sound of O in I hold with those who favor fire. हमने देखा है कि इस लाइन में वोवल O का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है. नाउ नंबर 3, alliteration is there. We know that alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of two or more closely placed words, right? जो हमारा alliteration में आसपास words होते हैं उनमें जो हमारा consonant sound का repetition होता है, that is. So for example, the sound of F in favor, fire and W in word will is repeated. So यहाँ पर alliteration है. Number 4, imagery is there. So imagery क्या होता है? Let's see. Imagery is used to make readers perceive things involving their 5 senses. जब पोइट कोई ऐसी लाइन लिखते हैं जिसको पढ़कर हमारे दिमाग में वो इमेज आ जाती है, पिक्चरस क्वालिटी होती है, वहाँ होती है इमेजरी. हम उसको इमेजिन कर पाते हैं, हमारी आंखों के सामने एक इमेज बन जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच. और इस पोम में हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच के. नंबर 1, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर. यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर हमारे दिमाग में एक इमेज बन गई है कि एक आग का दृश्य है और सब कुछ नष्ट हो रहा है. एंड नंबर 2, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. अब यहाँ पर एक है कि आइज से, पानी से भी, बर्फ से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है. सो लाइक दिस देयर इज इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच. नाउ लेट्स फोकस ओवर नंबर 5 फिगर ऑफ स्पीच एंड दैट इज एनाफोरा. हमें पता है कि द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स. जहाँ पर एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स की स्टार्टिंग में सेम वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है, वहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होती है. सो इसका एग्जाम्पल है सम से. तो सम से ये जो फ्रेज है ये रिपीट हो रहा है लाइन 1 and 2 में. सो हियर इज एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच. Now number 6, personification is there. We know that personification is to give human qualities to inanimate objects. And in this poem, fire and ice are capable of destruction. इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइज जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको इतनी ज़्यादा पावर और माइंड दिया है कि ये डिस्ट्रक्शन करने के योग्य हैं. मतलब ये दोनों एलिमेंट्स विनाश कर सकते हैं पूरी दुनिया का, ये इतने पावरफुल दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज़ देयर. एंड नंबर 7, एन्जॉयमेंट इज़ देयर. वी नो दैट इट इज़ डिफाइंड एज द थॉट और क्लॉज दैट डजंट कम to an end at a line break, rather it moves over to the next line. It means कि जब पोइट्री की कोई लाइन एंड होती है बट उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आता, लाइक फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, हैश एंड ऑल, तो वहाँ पर एन्जॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच होती है. पोइट्री की किसी लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क ना आए और अगली लाइन कंटिन्यू हो जाए. सो देयर इज एन्जॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच. और इसके यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, दिस इज नंबर 3rd लाइन ऑफ द पोम. ये इसके एंड में हम देखते हैं कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है. एंड आउट ऑफ दिस लाइन नंबर 6 and 7 also. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. Means 6, 7, 8 लाइन्स के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच है हमारी एन्जॉयमेंट. सो आई होप हमारी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेस जिसमें कि हमने फिगर ऑफ स्पीच एंड राइमिंग स्कीम को भी इंक्लूड किया है, दिस इज क्लियर टू वन एंड ऑल. So we have seen that this is a very short and sweet poem and I hope you got it nicely. If you have any doubt, you are supposed to go through the video once more just to have your doubts clear. And you are also supposed to answer some of the questions here in the comment section just to have an idea that how much do you know about the poem. And until the next video, keep learning and be safe. Thank you.